नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। अभी तक इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला में हम 66 कार्यक्रम बना चुके हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है 67वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। वो दर्शक जो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं, अपने जन्म का विवरण, वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको देना होगा। व्हाट्सएप पर जाकर के नहीं देना है, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू आप सशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन कराते हैं, जो कि पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के होता है। लेकिन अगर निःशुल्क कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स को दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3.5 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में लग जाता है और इसी कार्यक्रम में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है। अब हम बिना विलंब किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पिछले कार्यक्रम में अमरीश वर्मा की जन्म कुंडली रह गई थी और इसलिए रह गई थी क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ जो था वो मिसिंग था। तो हम सबसे पहले आज उसी जन्म कुंडली से शुरुआत कर देते हैं। 438 जन्म कुंडली का अध्ययन अभी तक इस कार्यक्रम में हो चुका है, इस श्रृंखला में हो चुका है। और आज की पहली जन्म कुंडली में अमरीश वर्मा की ही ले रहा हूं, जो कि पिछले बार छूट गई थी। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 29 अक्टूबर 1977 और जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है वो है रात के 23:23 है, रात के 11:23 और सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। कर्क लग्न के हैं आप और राशि आपकी बनती है वृषभ। तो लग्नपति बन जाते हैं चंद्रमा, जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं उच्च राशि में। हालांकि लग्न में मंगल नीच के हो रहे थे, लेकिन चंद्रमा के उच्च होने के चलते मंगल का भी जो नीच का प्रभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाना चाहिए। और लग्न में बैठे हैं मंगल, तो कालपुरुष की कुंडली में लग्न में मेष राशि आती है, तो उस हिसाब से भी मंगल को बल मिल रहा है और प्रमाण है कि षड्बल में बल उनके पास जा रहा है, केंद्र में है तो स्थान बल की प्राप्ति तो हो ही रही है ना। बताएं कि सर्राफ यानी सुनार, सोने चांदी के आभूषण के व्यापार के योग कैसे हैं तथा मेरे इस कारोबार को बढ़ाकर धन लाभ के उपाय क्या हैं। गुरु का जो सोने चांदी से संबंधित गुरु को देखा जाता है। गुरु इस कुंडली में भाग्यपति होकर के 12वें भाव में वक्री होकर के बैठे हैं और नवमांश में नीच राशि में है। शुक्र भी नीच राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं और नवमांश में कर्क में। दशम भाव का अधिपति जाकर के लग्न में नीच का हो गया है आपकी कुंडली में। और अगर षड्बल की स्थिति को देखा जाए तो षड्बल में शुक्र के पास भी बल है और गुरु के पास भी ठीक ठाक बल है। अब परेशानी यह है कि नवमांश कुंडली में गुरु नीच राशि में हो गए हैं, जो कि सोने चांदी का जो व्यापार आपका है, आभूषण का जो व्यापार है, उसमें परेशानियां होंगी। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, क्योंकि गुरु 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, भाग्यपति होकर के 12वें भाव में हैं और अपने छठे घर को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन परेशानियां ज्यादा होंगी। सूर्य भी आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं और जिसके घर में नीच के हुए हैं शुक्र के घर में, वो शुक्र भी स्वतः नीच राशि में बैठे हैं, जो कि ग्रहों का नीच राशि में बैठ जाना थोड़ा परेशानी का कारण तो बन रहा है। लेकिन लग्नपति मजबूत अवस्था में है, स्वनक्षत्र में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। अब बात हो जाती है कि चंद्रमा शुक्र के घर में उच्च के होते हैं, शुक्र ही स्वतः नीच के हैं, लेकिन फिर भी लग्नपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ की स्थिति तो बनाएंगे, क्योंकि लग्नेश जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। और शुक्र को और गुरु को थोड़ा ठीक करिए, उनको ठीक करना होगा हमें। सूर्य क्योंकि षड्बल में भी कमजोर है, जन्म आपका रात का है, आत्मविश्वास में भी कमी दिख रही है। लेकिन अगर आप इस लाइन में हैं और भाग्येश की दशा है जो कि स्वतः गुरु है, तो आपको करना चाहिए ये काम। 2026 तक अभी गुरु की दशा है और अगर इस काम को आप जमा लेते हैं, मुझे लगता है बना ही लिया होगा, 77 का जन्म है क्योंकि, तो चलने दीजिए, स्लो जाएगा। क्योंकि लग्नपति जो है वो आपके लग्नपति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और जिसका आप व्यापार कर रहे हैं वो ग्रह नवमांश में नीच का है, शुक्र जन्मांक में नीच का है। तो ये ग्रह नीच के होने के चलते शुरू में संघर्ष कराते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, उसके बाद में फल संघर्ष ज्यादा होता है क्योंकि ग्रह नीच का है। तो करते रहिए। उपाय मैं आपको क्या बताऊं, हनुमान जी की आराधना करिए, आपके इष्ट देवता हैं, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की आराधना होनी चाहिए।
और हनुमान जी की पूजा पाठ आप करेंगे, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर की साफ सफाई करेंगे, तो आपके गुरु अपने आप ठीक हो जाएंगे। केसर का तिलक गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर लगा लिया करिए, और स्त्रियों का सम्मान करिए आप शुक्र के लिए। देवी मंदिर में जाकर के आराधना भी कर सकते हैं। और धन लाभ का आपने उपाय पूछा है, तो शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य घी का दिया जला करके श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। इतने उपाय मैंने आपको 3-4 उपाय बता दिए, आप उनको करिए, वो आपके लिए उचित देखता हूं मैं। और अगली जन्म कुंडली है करिश्मा की, तो करिश्मा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 24 जनवरी 1997, 24 जनवरी 1997, टाइम ऑफ बर्थ दिया है 2:23 AM, रात के 2:23 है, और सोनीपत का इनका जन्म है। सोनीपत हरियाणा। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी कर्क बनती है। अब देखने वाली बात है कि लग्न का मान है 0.57 कला, और लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं 10 अंश पर। तो लग्नेश तो बलवान है आपकी कुंडली में, क्योंकि नवमांश में भी वो स्वग्रही हो रहे हैं, लेकिन लग्न का मान बहुत कम है, जो कि परेशानी का कारण तो बनेगा। लेकिन वृश्चिक लग्न और कर्क राशि, तो जल तत्वीय लग्न जल तत्वीय राशि बैलेंस्ड है, लग्न थोड़ा कमजोर है, लग्न को ठीक करने की तरफ हम प्रयास अपना करेंगे इस कुंडली में। विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा? आपने 2-3 सवाल पूछे, तो वो तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन विवाह के बाद का जीवन की अगर हम बात करते हैं, तो सप्तम पति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, और वो शुभ ग्रह हैं। देखिए आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह योग मैं देख पा रहा हूं, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना, और सप्तमेश पर शनि अर्थात शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, और गुरु का नीच राशि में बैठ करके सप्तम भाव को देख तो रहे हैं, लेकिन गुरु नीच राशि में बैठे, हालांकि उनका नीच भंग हो जाएगा क्योंकि परिवर्तन है, और नवमांश में वो स्वग्रही है, तो गुरु के नीच होने से दिक्कत नहीं। गुरु की दृष्टि सप्तम पर जा रही है, गुरु और राहु की संयुक्त दृष्टि जा रही है, तो गुरु की दृष्टि सप्तम पर जाने से दाम्पत्य जीवन को ये बचाने का काम तो करेंगे। लेकिन देखिए सप्तम भाव मारक स्थान है, और द्वितीय भाव भी मारक स्थान है, और जब आप 7वें स्थान से दूसरे भाव तक जाते हैं, तो ये 8वां हो जाता है, यानी कि जीवन साथी की आयु, जीवन साथी की मृत्यु को दर्शाने वाला द्वितीय भाव होता है। अब सप्तम पति जब भी शुभ ग्रह हो जाकर के द्वितीय भाव में बैठे, तो ये जीवन साथी की आयु से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दर्शाता है। हालांकि वो शुक्र नवमांश कुंडली में स्वग्रही चतुर्थ भाव में हो बैठे हुए हैं, जहां पर वो दिग्बली हो जाते हैं, और मूल त्रिकोण के हैं तुला राशि में होने के चलते, तो ये ठीक है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, गुरु की दृष्टि से बैलेंस्ड ही कहा जाएगा। और अगर ऊपर से आपकी जन्म कुंडली बिना कुंडली मिलाए हो जाती है, तब तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो जब भी आपका विवाह हो, बकायदा कुंडली मिलाकर के आपका विवाह होना चाहिए। प्रेम विवाह के योग भी इस कुंडली में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु जन्म कुंडली का मिलान करके ही आप विवाह करें। वैसे प्रेम विवाह मुश्किल ही है, क्योंकि पंचम भाव में शनि पर मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ रही है, पेट जन्य रोग की शिकायतें तो आपको हो ही गई होंगी। लेकिन लव मैरिज में परेशानी आपको जाएगी, लव रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप इत्यादि की सूचना आपकी कुंडली दे रही है, तो उधर ना जाकर के माता पिता की मर्जी से ही अगर आप विवाह करें बकायदा कुंडली मिला करके, तभी जो आपके विवाह के बाद का जीवन है वो सुखद रह पाएगा। तो इस विषय में विचार करिएगा। पंचम में शनि बैठे हैं आपके, पराक्रम में गुरु है, परिवर्तन है, तो दिमाग आपके अंदर एक गंभीर वाली जो सोच होती है वो होगी, और मंगल से प्रभावित लग्न है आपका, तो गंभीरता आपके अंदर होगी। कर्क राशि होने के चलते भावुकता है, तो भावुकता को साइड में रख करके जो प्रकृति ने आपको जो दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करके इस विषय पे जो मैंने आपको बताया सोचिएगा, विचार करिए, और उसके बाद में ही विवाह का आप फैसला लें, वो आपके लिए उचित होगा। अगली जन्म कुंडली है इंद्रजीत जी की, तो इंद्रजीत जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूं। 7 दिसंबर 1994, 6 PM, शाम के 6 बजे। समाना स्टेट लिखा करें आप लोग, मैंने बहुत बार कहा है कि अपना प्लेस ऑफ बर्थ देते समय स्टेट लिखा करिए। समाना एक हरियाणा में है और एक पंजाब में है, इसको पंजाब ले लेते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि मकर बन जाती है। मिथुन लग्न की कुंडली 0 अंश पर है और केंद्र खाली है, जो कि जीवन जातक के जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। मेरी जॉब कब और किस फील्ड में लगेगी? 94 का आपका बर्थ है, जॉब अभी तक तो हो जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं हुई जॉब आपकी? दशमपति षष्ठ भाव में बैठे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं, तो दशम भाव तो मजबूत है, लेकिन दशमपति का षष्ठ भाव में जाना क्या शो करता है? ये इसी बात की सूचना है कि हर चीज में कंपटीशन रहेगा। जॉब में भी जाएंगे तो कंपटीशन, जॉब लेने में पहले तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी लोगों के साथ,
फिर जॉब में जाने के बाद कार्य क्षेत्र में भी परेशानी और भाग्योदय भी विलंबित है। हालांकि भाग्यपति शनि है और भाग्यस्थी हैं तो भाग्य का साथ है, लेकिन वो विलंबित है। जॉब लगने का योग तो आपका अभी 6 जून के बाद शुरू हुआ है। हो सकता है जॉब अभी तक लग भी गई हो, क्योंकि डिटेल्स तो आपने 6 जून के पहले ही दी होंगी, तभी आपका हुआ है आज। चल रहा है आपका जॉब लगने का योग, और नहीं हुआ है तो 31 अक्टूबर के बाद और प्रबल योग है। तो जॉब के लिए आप अपना प्रयास करते रहिए। प्राइवेट नौकरी के इस कुंडली में योग है, शुक्र बली है। मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक होते हैं शुक्र, और पंचम भाव में स्वग्रही होकर के मूल त्रिकोण के होकर के बैठे हैं। राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में राहु के साथ हैं। अच्छी स्थिति है ये, और जॉब लगने का योग आपका चल रहा है। अगली जन्म कुंडली पमी की आईडी से है, अंकिता की कुंडली है। तो अंकिता जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 11 जुलाई 1994, सुबह के 6 बजे, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इनका एक ही प्रश्न है, शादी कब होगी। कर्क लग्न है आपका, राशि भी आपकी कर्क बनती है। सप्तम पति शनि है, जाकर के अष्टम भाव में स्वग्रही बैठे हैं, और शुक्र की दशा में राहु का अंतर। 94 का आपका बर्थ है। विवाह का योग गोचर कुंडली के आधार पर आपका चल रहा है अभी, लेकिन सप्तम पति शनिदेव हैं, और नवमांश कुंडली में गुरु नीच राशि में बैठे हैं जाकर के, जो कि दाम्पत्य जीवन में तो दिक्कत ठीक है, वो तो अलग बात है, जब शादी होगी उसके बाद दाम्पत्य होगा, लेकिन शादी में विलंब उत्पन्न करते हैं। गुरु चतुर्थ भाव में, उच्च भाव में बैठे हैं, लेकिन राहु के साथ होकर के बैठे हुए हैं वो। शुक्र पर भी शनि की दृष्टि ये विलंबित विवाह को ही प्रदर्शित कर रही है आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि नवमांश में भी सेम संबंध बन रहा है। आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए मुझे लगता है कि 2024 में आपकी कुंडली में विवाह का योग है, और आपके जन्म स्थान से वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं। तो आप वेस्ट डायरेक्शन में ही प्रयत्न करें, माता पिता से कहिए कि वेस्ट में ही प्रयत्न करें तो अच्छा होगा। और कर्क लगन की आपकी जन्म कुंडली है, राशि भी आपकी कर्क है, तो पूरी तरह से आप चंद्रमा से प्रभावित हैं। मांगलिक तो नहीं है, लेकिन पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके ही विवाह करें, और संतान इत्यादि की स्थिति को पुरुष की कुंडली में भी देखें जब भी जन्म कुंडली का मिलान हो। और 2024 में विवाह के योग हैं, तो प्रयत्न करें। पश्चिम दिशा से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए, और विवाह में अगर परेशानियां ज्यादा आ रही हैं प्रयास करने के बावजूद, तो गुरुवार का आप उपवास भी कर सकती हैं, वो भी आपके लिए उचित होगा। अगली जन्म कुंडली राजन राजपूत की आईडी से भगवान सिंह की है। तो आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 23 जून 1997, 2:38 AM, रात के 2:38 है, और हमीरपुर उत्तर प्रदेश। मेष लग्न है और मकर राशि है। गुरुजी जॉब कब तक लगेगी। देखिए 97 का आपका बर्थ है। अपना एजुकेशन अगर आपने बता दिया होता तो थोड़ा अच्छा रहता। मेष लग्न की कुंडली है, लग्नपति षष्ठ भाव में बैठे हैं। हालांकि वो लग्न को देख रहे हैं, लेकिन लग्नपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना, वो मंगल है, षष्ठ में कारक होते हैं, सभी बातें हैं, लेकिन लग्नेश होकर के 6th हाउस में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो ये अवयोग होता है, और जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में तो संघर्ष हो ही जाता है। षष्ठपति अच्छी स्थिति में है, लेकिन और राहु में शनि का अंतर है। देखिए अब राहु में शनि का अंतर बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता, वैसे भी वो षडाष्टक योग में बैठे हैं, लेकिन राहु इस कुंडली में कारक नहीं है, परंतु सिंह राशि में है, और शनि का अंतर चल रहा है जो कि कर्मेश और लाभेश है, और नवमांश कुंडली में वो बैठे हुए हैं स्वग्रही। जन्मांक में दशमपति होकर के 12वें बैठे हैं। तो जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो दशमपति का जाकर के 12वें भाव में बैठना और द्वादशपति का जाकर के दशम भाव में बैठ जाना परिवर्तन है। तो ये जातक के जीवन काल में कार्यक्षेत्र में अस्थिरता को प्रदर्शित करता है, कार्यक्षेत्र में स्थिरता नहीं रह पाती। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर जन्मस्थान से दूर चला जाए या विदेश चला जाए तो वो अच्छा होता है। अब राहु की दशा में शनि का अंतर आपकी कुंडली में, और 23 अगस्त के बाद ही इस जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो जॉब लगने के योग है अगर आप प्रयासरत हैं तो। और अगर आप बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर व्यवस्थाएं बनती हैं तो बाहर जाएं आप। बाहर जाना आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा है करियर के दृष्टिकोण से। तो जन्मस्थान से दूर, स्वदेश से भी दूर जा सकते हैं, या फिर विदेश जाने की व्यवस्था बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जन्मस्थान से दूर इस कुंडली में
अच्छा करियर में सेट होते हुए देखता हूँ। कुछ बातों का ध्यान रखिए। आपकी कुंडली में दशमेश और व्ययेश का परिवर्तन है, जो कि कार्यक्षेत्र में अस्थिरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन एक नौकरी अगर जाती है तो दूसरी उससे अच्छी मिल जाती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, कार्यक्षेत्र में अस्थिरता तो बनी रहेगी। उसका दूसरा कारण है लग्नेश 6th हाउस में बैठे हैं, जो कि अवयोग है, और जीवन काल में कुछ हद तक संघर्ष तो हो ही जाता है। भाग्यपति भी नीच राशि में बैठे हैं, जो कि भाग्य का साथ कम मिलने को ही प्रदर्शित करते हैं। हालांकि गजकेसरी योग इस जन्म कुंडली में है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है गुरु और चंद्रमा के मध्य। मेष लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह सूर्य होते हैं और आर्द्रा नक्षत्र में है वो। तो रत्न तो मैं नहीं कहूंगा आपसे पहनने के लिए, लेकिन आप सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य को नित्य जल देना, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए, ये आपके लिए अच्छा है। और हनुमान जी के मंदिर में आप दर्शन करने के लिए भी जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं, ये आयुष पांडे जी की है। तो आयुष जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। आयुष पांडे 28 दिसंबर 2001, रात के 12:50, बस्ती उत्तर प्रदेश। तो आयुष जी आप कन्या लग्न के हैं, राशि वृषभ है आपकी, तो भूमि तत्वीय लग्न, भूमि तत्वीय राशि तो अच्छा कहेंगे इसको। सवाल तो 3 है, करियर वेल्थ कैसी रहेगी, रत्न कौन सा पहनूं, और कुंडली में अच्छे योग हैं। देखिए कुंडली में तो अनेकों योग होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी 10 राजयोग आपको देखने में मिल जाएंगे और 10 दुर्योग भी देखने में मिल जाएंगे। बैलेंस करना होता है कुंडली को, राजयोग और दुर्योग को देख करके, वही पहचान होती है। और योग तो बहुत से होते हैं, मैटर करता है कि योग तो है, भाग्य तो मिल रहा है आपको, प्रयोग आप कितना करते हैं उसके लिए। तो योग तो बहुत से हैं इस कुंडली में। अगर देखा जाए तो सूर्य और गुरु का आमने सामने होना भी शिक्षक योग का निर्माण कर देता है आपकी कुंडली में। चंद्रमा को भी मैं शुभ ग्रह बना हुआ देख रहा हूँ, उच्च राशि में बैठे हैं, भाग्य भाव में। लाभपति का जाकर के भाग्य भाव में बैठना, लाभ की स्थिति अच्छी रहती है। अगर दुर्योग की बात करें तो शनि चंद्रमा की युति विषयोग आपको बन रहा है, तो जो कि आजीवन मानसिक अशांति देने के लिए तो आपको काफी है। मानसिक रूप से आप हमेशा शांत रहेंगे, चाहे कुछ भी कितना अच्छा क्यों ना हो जाए। और आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति जन्म कुंडली के 4th भाव में बनी हुई है, जहां पे बुध लग्नेश है, तो बुधादित्य योग का फल भी आपको मिल रहा है। बुध और शुक्र की युति भी कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानी जाती है, तो वो भी योग आपकी जन्म कुंडली में है। भाग्यपति का 4th भाव में जाकर के गुरु के घर में बैठ करके गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो जाना, ये भी अच्छा माना जाता है। ये षडाष्टक योग भी अच्छा फायदा देता है, व्यक्ति को भूमि भवन और वाहन का सुख दिला देता है। लेकिन इतने सारे अच्छे योग होने के बावजूद निर्भर करता है कि जो चीज मैटर करती है वो कि आप सेटिस्फाई कितना है। जो आपकी जन्म कुंडली की स्थिति है उसमें सेटिस्फेक्शन की कमी, सेटिस्फेक्शन तो नहीं कहा जाएगा, हैप्पीनेस की कमी दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति अत्यधिक इस कुंडली में मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली बना रहे हैं तो लग्न में ही विषयोग बन जा रहा है। और तो और उस पर मंगल की दृष्टि का पड़ जाना, तो जब शनि और मंगल का संबंध आपके मन से बन जाए, तो शनि व्यक्तित्व के मतलब चंद्र कुंडली में मन के साथ बैठे हैं, तो कोई भी काम वो वक्त पे होने नहीं देंगे, क्योंकि लग्न में ही शनि आ गए, चंद्र कुंडली के आधार पे मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो धैर्य की कमी आ गई। तो अंदर ही अंदर एक तरह की लड़ाई उत्पन्न हो जाती है कि चाहता है कि आपका मन चाहता है कि सब जल्दी हो जाए, परंतु हर एक चीज विलंबित हो जाती है। घबराइए नहीं, 2001 का ही आपका जन्म है, उम्र बहुत छोटी है। भाग्य भाव में शनिदेव का होना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति के पास भाग्य है, वो वर्गोत्तमी भी है, क्योंकि तो भाग्य तो है आपके पास में, लेकिन भाग्य का साथ विलंबित मिलेगा। लाइफ में चीजें प्राप्ति के योग हैं, परंतु बहुत स्लोली मिलेंगे, तो आपको पेशेंस सीखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर होने के चलते आपके अंदर पेशेंस की ही कमी सबसे ज्यादा है। तो पेशेंस सीखिए। योग है इस कुंडली में, पर्याप्त राजयोग है, योगों की कमी नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस सीखना होगा। जब आप पेशेंस सीखेंगे तभी आप प्रयत्न कर पाएंगे। और करियर कैसा रहेगा, तो दशमपति दशम भाव को देख रहे हैं, तो ओवरऑल आपका करियर अच्छा है, लाभ की स्थिति भी ठीक है। धनपति 4th में बैठे हैं, तो पैतृक संपत्ति का योग भी आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ, गुरु इत्यादि का संबंध भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के कुंडली अच्छी है। धन इत्यादि को लेकर के भी चिंता करने की आवश्यकता आपकी जन्म कुंडली में नहीं बनती। सोमवार से प्रारंभ करके नित्य, अभी कल ही जब आप वीडियो देख रहे हैं संडे को, तो आपको अगले ही दिन सोमवार है,
घर के आसपास शिव जी का मंदिर देखिए, नित्य शिव जी के मंदिर में जाइए, रोज जाना है, गैप एक भी दिन का नहीं होना चाहिए। एक पात्र में जल, दूध और काली तिल, इन तीनों का मिश्रण बना करके जाकर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करिए। उसके बाद में साफ जल से शिव जी का अभिषेक करिए, सफेद पुष्प अर्पित करिए, बेलपत्र अर्पित करिए और प्रार्थना करिए और घर आ जाइए। आपको इससे मानसिक शांति मिलेगी। और चंद्रमा का मंत्र ओम चंद्रमा से नमः, इसका जाप करना प्रारंभ करिए आप। और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ, और घर में भी नित्य एक पाठ या हो सके तो 3 पाठ हनुमान चालीसा का आप करें, वो आपके लिए इस जन्म कुंडली के हिसाब से श्रेष्ठ उपाय है। और पेशेंस सीखिए। जितना ज़्यादा आप पेशेंट होंगे अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा आपके अंदर धैर्य होगा, उतना ज़्यादा आपकी जो ग्रोथ है वो मैं होते हुए देखता हूँ। मेडिटेशन प्राणायाम करने से भी पेशेंस आ जाता है, भगवान की पूजा करने से भी पेशेंस आ जाता है। तो पेशेंस को सीखिए, क्योंकि इस कुंडली में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस। पेशेंस के ही साथ में ये कुंडली ग्रोथ की तरफ बढ़ती है। और रही बात रत्न की, तो अभी रत्न की तरफ मत जाइए 1 से 1.5 साल के बाद में, क्योंकि मुझे इस कुंडली में कुछ स्थितियां दिख रही है। लेकिन अगर आप फिर भी रत्न ही पहनना चाहते हैं तो आप एक बार मुझसे बात करिए, उसके बाद में आप रत्न की तरफ जाइए। अभी मैं आपको कोई रत्न सजेस्ट यहाँ पर बिना आपसे बात किए आपको नहीं कर सकता हूँ। डिप्रेशन की स्थिति भी इस कुंडली में है, तो उससे बचने का प्रयास करिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन आज इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। जो दर्शक चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी के सम्मुख में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।